अदिति सिंह है और मैं आप सभी श्रोताओं का अपने 90.0 FM कर्मवीर रेडियो में स्वागत करती हूँ। जी हाँ, आज मेरी पूरी टीम आई हुई है मिलेनियम कॉलेज में। जी हाँ, यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगी हुई है, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कॉन्ग्रेस। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सुंदर सुंदर पोस्टरों के माध्यम से, मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगी कि वो अपना कैमरा को पोस्टरों की तरफ फोकस करें कि कितने सुंदर सुंदर जो है बच्चों ने पोस्टर बनाए हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन 3 दिनों के लिए प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जूनियर और सीनियर लेवल पर इस प्रतियोगिता का आयोजन होता है। आप ये देख सकते हैं कि मेरे पूरी टीम ने इस पर पूरी रिपोर्ट की चर्चा की है, वो आगे आप मेरी टीम के माध्यम से देखेंगे। लेकिन इस प्रतियोगिता की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी है कि इसमें मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से 250 से भी ज़्यादा बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, अपनी प्रतिभागी दी है। किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है ये तो अलग बात है, लेकिन मैं जो भी बच्चे मेरा यह संवाद देख रहे हैं, मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि किसी प्रतियोगिता में भाग लेना ही आपकी सफलता है। जीतना ना जीतना बात की बात है। आगे मेरे सहयोगियों द्वारा अमरीश, चंद्रवीर, प्रियंका, रिद्धि, केशव और नायरा द्वारा आपको अलग अलग झलकियाँ इस कार्यक्रम की आपको देखने को मिलेगी। आइए पहले पूरी डिटेल के साथ, पूरी संक्षिप्तता के साथ हम इस कार्यक्रम को देखते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले आप अपने माध्यम से ही अपना पूरे परिचय हमारे दर्शकों एवं श्रोताओं को दें। धन्यवाद। मेरा नाम विनोद कुमार यादव है। मैं मिलेनियम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का चेयरमैन हूँ और आज हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस के मध्य प्रदेश चैप्टर का आयोजन चल रहा है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के सभी जिलों से 2-2, 3-3 पार्टिसिपेंट पधारे हैं और उन्होंने यहाँ पर साइंस से रिलेटेड विभिन्न एक्टिविटीज़ का प्रदर्शन किया है, जिसमें एक एक्टिविटीज़ ये पोस्टर प्रेजेंटेशन भी जो आप लोग देख रहे हैं। बच्चों ने जिन पेपर्स पे काम किया है उन पेपर को पोस्टर के माध्यम से प्रेजेंट किया है। हम सभी लोगों ने पिछले 3 दिनों में बहुत ही शिद्दत के साथ इस पूरे प्रोग्राम का आयोजन किया है। साइंस सेंटर के लोगों ने बहुत ही उम्दा वर्क किया, मैंने देखा है। मेरा बहुत ज़्यादा परिचय नहीं था साइंस सेंटर के लोगों से, लेकिन साइंस सेंटर के जितने भी पदाधिकारी हैं, आयोजक हैं, उन्होंने बहुत ही तन्मयता से राष्ट्र के साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करने के लिए, बच्चों के मध्य साइंस को पॉपुलर करने के लिए, बच्चों के मध्य साइंस एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो भविष्य के साइंटिस्ट तैयार करेगा। और जैसा मुझे तामोट साहब ने बताया कि ये बहुत लंबे समय से प्रोग्राम चल रहा है, 31वां ये साइंस कांग्रेस का प्रोग्राम है। बहुत सारे बच्चों ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने आप को डेवलप किया और आज देश विदेश में साइंटिफिक डेवलपमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं, एज ए साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी बहुत सारे बच्चों ने अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है और उस पर वर्क कर रहे हैं। जी सर, आपके माध्यम से जानना चाहेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों एवं श्रोताओं को जानकारी दे दें तो। देखिए, कम्युनिकेशन तो किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए, उस विचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उस विचार को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सभी कम्युनिकेशंस के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, सब जानते हैं कि मीडिया के बगैर आज की डेट में किसी भी सब्जेक्ट को ग्रोथ नहीं मिल सकती। अगर किसी सब्जेक्ट को ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए मीडिया माध्यम बहुत आवश्यक है और इसी तारतम्य में साइंस कम्युनिकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले भारत सरकार ने साइंस कम्युनिकेशन के लिए अलग से कुछ व्यवस्थाएं की थी, पर चूँकि आप आज की डेट में मीडिया बहुत आगे बढ़ गया है और मीडिया का अपना खुद का इतना बड़ा ऑरा है कि उन्होंने साइंस के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। तो हम यही आशा करते हैं कि आप लोग साइंस को बढ़ावा देने के लिए
कुछ विशेष प्रयास करेंगे जिससे साइंस सोसाइटी के बीच साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़े। मिलेनियम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, चूँकि ये तकनीकी शिक्षा का कॉलेज है, हमारे पास आज टेक्निकल कोर्सेज करीब 75% जो कोर्सेज हैं वो टेक्निकल ही चलते हैं। जैसे बीटेक चलता है, फार्मेसी चलता है, नर्सिंग चलते हैं, पैरामेडिकल चलते हैं, बीसीए है, बीएससी है, लगभग ज़्यादातर कोर्सेज जो साइंस से जुड़े हुए हैं। कुछ नॉन साइंस के कोर्स भी हैं, जैसे कि बीसीए है, बीकॉम है, बीकॉम बीसीए तो साइंस से ही है, बीकॉम है, तो पर ज़्यादातर जो हम लोग कोर्स चलाते हैं वो साइंस से रिलेटेड ही चलाते हैं। तो हमने देखा है कि साइंस आज के जीवन में बहुत बड़ा योगदान कर रहा है डेवलपमेंट के लिए। आप हर क्षेत्र में, जैसे जिस माइक के थ्रू हम बात कर रहे हैं, जिस कैमरा से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सब साइंस के द्वारा ही पॉसिबल हो पाया है। जिस बिल्डिंग में हम खड़े हुए हैं, ये सब साइंस के द्वारा पॉसिबल हो पाया है। जो कम्युनिकेशन के माध्यम है वो साइंस के द्वारा ही संभव हो पाए हैं। जिन रोडों में हम चलते हैं, जिन घरों में हम रहते हैं, जिन ट्रेनों में, बसों में, कारों में, मोटरसाइकिल में हम सफ़र करते हैं, वो सारे साइंस से ही डेवलप हो पाए हैं। ये सब उदाहरण देने का मेरा उद्देश्य यही है कि हम समझ पाएँ कि साइंस हमारे जीवन के हर क्षण में शामिल है, हर कदम पे शामिल है। तो साइंस का डेवलपमेंट ही मानवता का विकास करेगा, कर रहा है और किया है। तो हम सबका मौलिक दायित्व है, प्राइम दायित्व है कि हम लोग साइंस के विकास में अपना यथासंभव योगदान जो भी दे सकते हैं दें। और मैंने देखा है यहाँ पे साइंस सेंटर के लोगों ने एक एक बच्चे के पीछे 2-2, 3-3 लोगों को यहाँ पे लेके आए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई बच्चे के अंदर साइंटिफिक डेवलपमेंट का विकास हो। तो सारी सोसाइटी के लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं और कम्युनिकेशंस के माध्यम से आप लोग भी ऐसा काम करेंगे, मुझे पूरी आशा है। जी सर, इस बार के थीम अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग रखने के पीछे का उद्देश्य क्या था? ये अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो एक हर आम आदमी से जुड़ा हुआ है कि इकोसिस्टम एंड हेल्थ, ये 2 पॉइंट को अगर हम 2 शब्दों को समझें तो हेल्थ हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है और हेल्थ के लिए इकोसिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। बगैर इकोसिस्टम के ये संभव नहीं। जैसे पहले लोग कहते हैं पहले के लोग कम बीमार पड़ते हैं, आज हमारे मुख्य अतिथि भी बोल रहे थे, उसका रीज़न यही था कि पहले इकोसिस्टम ज़्यादा बेहतर था, कहीं ना कहीं इकोसिस्टम बिगड़ा है। तो इस इकोसिस्टम को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है और साइंटिस्ट की भी है। साइंटिस्ट इसमें बहुत प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कई बार कुछ इकोसिस्टम साइंटिफिक चीज़ों का गलत इम्प्लीमेंटेशन से भी होता है। जैसे आप पॉलीथीन देखिए, पॉलीथीन का विकास साइंस की देने पर आज पॉलीथीन ने कई चीज़ों को दूषित किया है, पर हमारे साइंटिस्ट में लगे हुए हैं कि हम पॉलीथीन्स को कैसे रीयूज कर सकें, कैसे रीयूटिलाइज कर सकें, कैसे पॉलीथीन का अल्टरनेट ढूंढ सकें। तो मेन चीज़ है कि अगर हेल्थ आपको हेल्थी बनाना है समाज को, तो साइंस को डेवलप और रीडेवलप करना पड़ेगा, रीडिफाइन करना पड़ेगा। यही बच्चों के माध्यम से बच्चों को यही हम लोगों ने उनके टेम्परामेंट में यही डेवलप करने की कोशिश की है कि भाई इकोसिस्टम को हमें बेहतर बनाना है, जिससे साइंस भी डेवलप हो, हेल्थ भी डेवलप हो और ओवरऑल ह्यूमैनिटी का प्रॉपर विकास। हमारे साथ उर्वशी जी हैं, उनका भी जो है एक पोस्टर, एक प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, मॉडल बोल सकते हैं, जिनका सिलेक्शन राष्ट्र स्तर पे हुआ है। क्या उनका विषय वस्तु था, आइए हम उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको। आप अपने विषय वस्तु के बारे में बताइए कि किस विषय को आपने चिन्हित किया और आपको ऐसा क्यों लगा कि नहीं इसी पे ही बनाना चाहिए। हमने जो मौसम में कुछ बीमारियां होती हैं उनके लिए अपनाई जाने वाली अक्सर हम जो दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं वो पादप आधारित हों, ये सुनिश्चित करने के लिए, ये सबको बताने के लिए कि वो भी पादप आधारित औषधियों का उपयोग करें, इसलिए हमने इस टॉपिक को चुना। और चूँकि एलोपैथिक मेडिसिन्स होती हैं वो काफ़ी हार्मफुल होती हैं, जिनके कुछ ज़्यादा ही हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे यूरिन इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन। तो उनसे बचाने के लिए हमने उन्हें पादप आधारित औषधियों का उपयोग करने के लिए, सलाह देने के लिए, प्राकृतिक उपचार को बढ़ावा देने के लिए इस परियोजना कार्य को चुना। अच्छा, जब आप इस प्रेजेंटेशन को तैयार कर रही थी तो लगा था कि राष्ट्र स्तर पे आपके प्रेजेंटेशन जाएगी और अगले बार आप अपने राष्ट्र को प्रेजेंट करेंगी? ऐसा हम ये भी नहीं कह सकते कि हमें नहीं लगा और ये भी नहीं कह सकते कि हमें लगा, बस हार्ड वर्क, प्रैक्टिस एंड दैट्स इट। अच्छा, आपको जो हमारे यूथ देख रहे हैं, जो
कम उम्र के स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो शायद को पढ़ने में थोड़े कम है, तो उन्हें लगता है या फिर उन्हें समाज द्वारा डिमोटिवेट किया जाता है कि नहीं आप नहीं कर सकते, उनको आप क्या कहेंगे? ये है जो करना चाहता है वो कर सकता है, क्योंकि हमारा मानना ये है कि ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि इसके कारण हमारा ये चीज़ नहीं हुआ या इसने हमें नहीं करने दिया, क्योंकि हकीकत बात ये होती है कि अंधेरा कितना भी गहरा हो वो ऐसा कभी नहीं होता कि उसने कभी सवेरा होने नहीं दिया। हेलो, आपका मेरा नाम क्या है? मेरा नाम सिद्धेश गोडबल है। मैं सरस्वती शिशु मंदिर टिमरनी, जिला हरदा, मध्य प्रदेश की कक्षा 11वीं गणित संकाय का छात्र हूँ। अच्छा, तुम्हारा आज का टॉपिक क्या था? हमारा आज का टॉपिक था स्क्रीन ऐप प्रोटेक्शन सिस्टम। अच्छा, उसके बारे में थोड़ा समझा दो हमें। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव तकनीकी क्षेत्र में तीव्रता से आगे बढ़ रहा है, इससे कंप्यूटर का यूसेज अधिक मात्रा में हो रहा है। कंप्यूटर की स्क्रीन को नज़दीकी से देखने से हमारी आंखों को नुकसान पहुंचता है, तो उससे एक सेफ डिस्टेंस बनाने के लिए हमने स्क्रीन ऐप प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया था। वह इसके लिए हमने कुछ सर्वे भी करे हैं। सर्वे के बाद ये हमारा मॉडल इस तरह दिखता है। हमने मॉडल को कंप्यूटर स्क्रीन पे इस तरह इंस्टॉल किया था कि यदि व्यक्ति कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा है तो मेडिकल लाइन में जो 25 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस होता है वो आई हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो हमने इसमें 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा है, और यदि व्यक्ति 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से अंदर जाता है तो सेंसर डिटेक्ट कर लेता है और बजर के द्वारा आपको सूचित कर देता है कि आप स्क्रीन के पास हैं। इससे यह फ़ायदा होता है कि व्यक्ति को यह सूचना मिल जाती है कि वो कंप्यूटर स्क्रीन के पास है और वो अपनी आंखों की सुरक्षा कर सकता है। मैं डॉक्टर प्रवीण तामोट, प्रोफेसर हूँ यहाँ गवर्नमेंट MLB कॉलेज भोपाल में, और इस गतिविधि का मैं स्टेट एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हूँ। इस बार हम लोग 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कर रहे हैं। इस 31वीं बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो होता है बेसिकली भारत सरकार के सहयोग से किया जाता है। NCSTC, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार। यहाँ अभी जो आयोजन हो रहा है वो स्टेट लेवल एक्टिविटीज़ का हो रहा है। इसमें जो बच्चे आए हुए हैं पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए हैं, इनका जो चयन किया जाता है प्रारंभिक तौर पर पहले ब्लॉक स्तर पर इनका चयन होता है। बच्चे अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, बच्चे अपनी लॉग बुक लिखते हैं, और इस बाल वैज्ञानिक कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनमें वैज्ञानिक सोच को हम विकसित कर पाएँ और उनके आसपास जो घटित हो रहा है उसके बारे में वो रिसर्च करें, उसके बारे में खोज करें, उसके बारे में एक पूरी परियोजना तैयार करें। तो पहले ये जो अपने स्कूल के शिक्षक हैं उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से अपनी परियोजना तैयार करते हैं। ब्लॉक स्तर पर उन बच्चों की इस परियोजना का परीक्षण किया जाता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चयन होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चयन होने के बाद जो सबसे अच्छी परियोजनाएं होती हैं जिला स्तर पर, उनको राज्य स्तर पर भेजा जाता है। तो अभी ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें विद्यार्थी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चयनित किए गए हैं उनका चयन यहाँ राज्य स्तर पर हुआ है, और इसमें जो सबसे अच्छी 30 परियोजनाएं होंगी उनको फिर हम नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के लिए उनको भेजा जाएगा, और वहाँ पर भी पूरे देश के, पूरे राज्यों के विद्यार्थी सम्मिलित होंगे, और उसमें जो सर्वश्रेष्ठ होंगी उनका चयन फिर इंटरनेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के लिए किया जाएगा। एक ये बहुत बड़ी गतिविधि है भारत सरकार की। इस गतिविधि में हमारे MP काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी सहयोग देता है। इस बार ये मिलेनियम ग्रुप के सहयोग से आयोजित की जा रही है, और इस बार की थीम बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूरी दुनिया में इस वक्त क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, पर्यावरण की चिंता की जा रही है। इस बार की थीम भी यही है, इकोसिस्टम, और उससे हमारी हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। परियोजनाओं में बच्चों ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं। प्रारंभिक तौर पर उनके द्वारा पोस्टर्स ही बनाए गए हैं, और साथ में ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी किया गया है। इनका मूल्यांकन हमारे महाविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर्स के द्वारा किया जाता है, और जो सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट होते हैं उनको रिकमेंड किया जाता है नेशनल लेवल पर उनको भाग लेने के लिए। सर, इसमें बच्चों का एज ग्रुप क्या होता है? इसमें 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे सम्मिलित होते हैं। 2 ग्रुप बना रखे हैं हम लोगों ने, जूनियर लेवल ग्रुप और सीनियर लेवल ग्रुप। जूनियर लेवल ग्रुप के 10 बच्चे सिलेक्ट होंगे नेशनल के लिए, और सीनियर लेवल के बच्चे जो होंगे वो 20 प्रोजेक्ट उनके रिकमेंड किए जाएंगे नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के। सर, जैसा कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का गठन ये कब हुआ? ये इस बार यहाँ 31वीं बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजित की जा रही है।
साइंस सेंटर द्वारा 31 साल पहले इसका सबसे पहला कार्यक्रम ग्वालियर में शुरू किया गया था। और तब ये लोगों की आम धारणा थी कि इतने छोटे स्कूल के बच्चे क्या रिसर्च करेंगे, क्योंकि रिसर्च का मतलब पहले ये था कि महाविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर पे ही रिसर्च की जा सकती है, स्कूल के लेवल पर रिसर्च नहीं होती है। लेकिन अगर आप बच्चों से चर्चा करेंगे, बच्चों के अगर आपने प्रेजेंटेशन देखे होंगे तो इतने अच्छे और शानदार प्रेजेंटेशन तैयार किए गए इनके द्वारा कि मैं अपना ही बताऊं, मैं प्रोफेसर हूं, लेकिन जब हम लोग MSc में आए थे उस वक्त हम लोग रिसर्च पेपर कैसे बनाया जाता है सीखते थे। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि इस मंच के माध्यम से आज हमारे स्कूल के छोटे छोटे विद्यार्थी भी पूरा रिसर्च पेपर कैसे तैयार किया जाता है उस कंसेप्ट के साथ अपनी परियोजना लेके आए हैं और उनका प्रस्तुतिकरण पावर पॉइंट के माध्यम से किया जा रहा है। ये बाकी में एक बहुत बड़ी विज्ञान की तरक्की का फ़ायदा बच्चों को मिल रहा है। जो कम्युनिकेशन का तरीका होता है वो बच्चों तक पहुंच रहा है। उसके माध्यम से ऑनलाइन प्रेजेंटेशन भी हम लोगों ने सुने हैं, इनके बच्चों ने ऑनलाइन प्रेजेंटेशन भी दिए हैं, उनको भी हम लोगों ने सुने हैं और उसके आधार पर उनका मूल्यांकन किया गया है। तो स्कूल के विद्यार्थियों में भी ये चेतना जागृत हुई है कि हम विज्ञान के क्षेत्र में अपना कैरियर कैसे बना पाएँ, रिसर्च के क्षेत्र में हम अपना कैरियर कैसे बना पाएँ। और दूसरा, मैं आपके यहाँ एक और जानकारी देना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में जो बच्चों की प्रतिभागिता है वो बहुत छोटे छोटे गांव से बच्चे भी सिलेक्ट होकर आए हैं, बहुत छोटे एंटी एरिया से भी। बड़े शहर के बच्चे तो हैं ही अपनी जगह, लेकिन बहुत छोटे से गांव के बच्चे भी सिलेक्ट होकर आए हैं और उनके द्वारा भी बहुत अच्छी परियोजनाएं बनाई गई हैं। सर, जैसे इसमें जो विद्यार्थी चयनित होंगे, क्या उनको पुरस्कृत में क्या क्या पुरस्कार में क्या क्या पुरस्कृत तो पहले MP काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार तो इन बच्चों का ये है कि जो चयनित विद्यार्थी रहेंगे, यहाँ के 30 विद्यार्थी, उनको राष्ट्रीय लेवल पर जाने का मौका मिलेगा और नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में उनका पार्टिसिपेशन हो पाएगा। ये उनके लिए स्वयं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि बच्चे पुरस्कृत भी किए जाएंगे, तो हमने यहाँ देखा कि सबसे सिंपल और कॉस्टली नहीं पड़ रहा बच्चों को कोई भी साइंस का प्रेजेंटेशन देने के लिए, क्योंकि यहाँ हमने जितने भी प्रोजेक्ट देखे वो एज अ चार्ट पे ही तैयार किए गए हैं। तो इसका उनको कैसे विचार दिया गया कि वो चार्ट पे ही करेगा कि ये चार्ट पे ही होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हमारे इस कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य यही है कि इसमें बच्चा जो अपनी परियोजना में कार्य कर रहा है उसके ऊपर आर्थिक भार नहीं आना चाहिए। यहाँ तक हम लोग कोशिश करते हैं कि जो अपनी रिपोर्ट बना के ला रहा है वो भी उसके हाथ से लिखी हो, टाइप ना हो। और हम लोग जो ध्यान देते हैं उसके मौलिक कार्य के ऊपर ध्यान देते हैं कि उसने अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी बातें हम लोग इसमें नहीं कर रहे हैं। हम बच्चे से उम्मीद करते हैं कि तुम्हारे आसपास जहाँ तुम रह रहे हो, जिस विद्यालय में तुम पढ़ रहे हो, वहाँ की स्थानीय पर्यावरण समस्याएं क्या हैं, इकोसिस्टम से संबंधित क्या काम किया जा सकता है, वो वहाँ सर्वे करता है, लॉगबुक तैयार करता है, समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करता है और उसके ऊपर ही अपनी पूरी परियोजना तैयार करता है। हम लोग इवन टाइप परियोजनाओं को हतोत्साहित करते हैं, उसको हम कभी इंकरेज नहीं करते कि आप टाइप करा के लाएँ, कंप्यूटर के द्वारा बना के लाएँ, बहुत ज़्यादा कलर प्रिंट आउट निकालें। हाथ से लिखी हुई परियोजनाएं होती हैं उनकी पूरी। और अगर आप ये पोस्टर देखेंगे तो ये भी बच्चों ने पूरी तरीके से अपने हाथ से ही बनाए हुए हैं। तो हमारा उद्देश्य भी यही है कि इसमें गरीब से गरीब बच्चा भी अपनी प्रतिभागिता दे पाए, उसके ऊपर किसी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं आए। सर, एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा कि आखिरकार ये बच्चों के पास सूचना कैसे जाती है? हर वर्ष जैसे ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो ऐसे ही है कि दूर दराज बहुत से बच्चों के पास ये बातें पहुँच भी नहीं पाती है। और ये भी हमने देखा है कि ये सूचना जब तक बच्चों पे पहुँचती है तो उनके पास समय बहुत कम होता है इस प्रोजेक्ट को तैयार करना, वो सोच नहीं पाते हम किस पर क्या काम करें। नहीं, ये तो साइंस सेंटर की एक निरंतर गतिविधि है। साल भर इन्हें साइंस सेंटर ने अपने स्टेट में कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर रखे हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर। उनसे लगातार संपर्क में रहते हैं। वो स्टेट कोऑर्डिनेटर जो होते हैं आमतौर से स्कूल के शिक्षक हैं और वो जिन शालाओं में, अलग अलग शालाओं में वो अपने लगातार संपर्क में बने रहते हैं। जैसे ही भारत सरकार के द्वारा थीम दी जाती है, साइंस सेंटर के माध्यम से वो थीम इनके स्टेट कोऑर्डिनेटर को पहुँचा दी जाती है। स्टेट कोऑर्डिनेटर संबंधित विद्यालयों में संपर्क करते हैं। वहाँ पे जो डिवोटेड शिक्षक हैं जो गाइड के रूप में काम कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए, वो विद्यार्थियों के साथ संपर्क करके ये परियोजनाएं तैयार करवाते हैं। तो ये तो समयबद्ध कार्यक्रम है, बिल्कुल शेड्यूल तय रहता है। आमतौर से स्टेट लेवल का कार्यक्रम दिसंबर के महीने में हो ही जाता है, दिसंबर या जनवरी के महीने में हो जाता है। तो इस तरह से हमारी जो सूचनाएं हैं उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
आमतौर से वो बच्चे क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे इसमें प्रतिभागिता शामिल कर रहे हैं, तो बच्चे खुद जागरूक होते हैं कि साहब अगली साइंस कांग्रेस कब होने वाली, उसकी थीम क्या है, ताकि हम लोग अपने प्रोजेक्ट बना पाएँ। इस बार सर कितने बच्चे प्रतिभाग किए हैं इस कार्यक्रम में? मूलतः तो करीब 200-250 प्रोजेक्ट आए थे, लेकिन ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के माध्यम से उनका चयन किया गया, उनकी स्क्रीनिंग की गई और लगभग 80 प्रोजेक्ट्स अभी यहाँ भोपाल में आए हुए हैं बच्चे, जिनका उनके द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुद्र सोलंकी है। मैं कक्षा 8वीं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर टिमन्नी का छात्र हूँ। इस वर्ष आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2024 पे हमने एक मॉडल बनाया है जिसका नाम गुलाल ठेला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार ग्रीन ऊर्जा की आवश्यकता को आज के लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पारंपरिक स्रोत जैसे कोयला और पेट्रोलियम आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे और फिर सभी लोग ग्रीन ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरी करेंगे। इसलिए हमने एक मॉडल बनाया है जो कि पूरा ग्रीन एनर्जी से चलता है। आपने आखिर इस विषय को ही क्यों चूज़ किया था? क्योंकि हमारे नगर या फिर दूसरे नगर में भी एक समस्या थी, जो ठेले वाले थे उनके साथ एक बैटरी रखना पड़ता था। वो बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती थी, तो उन्हें रात के समय पर जल्दी घर जाना पड़ता था, जिससे उनका व्यवसाय कम होता था। इस समस्या को ध्यान रखते हुए हमने ठेले पे ही ऊपर साइड सोलर प्लेट लगाकर इसका उपयोग सोलर प्लेट लगाई है और सोलर प्लेट दिन के समय पर चार्ज हो गया। इसमें हमने बैटरी भी लगाई है जो कि सोलर प्लेट से चार्ज होगी और रात के समय पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने ये मॉडल बनाया है, हमने इसके एक छोटे पैमाने पर कार सीट पर डिज़ाइन बनाई है और अगर इसको हम बड़े पैमाने पर बनाते हैं तो ये इस प्रकार का कुछ दिखेगा। और ये हमने हमारे नगर में नगर में घूमे थे और सभी ठेले वाले से चर्चा करके हमने ये डिज़ाइन करी है और ये हमारी समस्या है और ये हमारी कार्यविधि है। और इसमें ठेले में जो चीज़ चलती है वो कितने वोल्ट पर ऑपरेट होती है, इसमें ये भी है। थैंक यू। तो देखा आपने, आपके लिए बड़ी मेहनत की है मेरे सहयोगियों ने, तो कृपया करके इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें। और मैं सबसे ज़्यादा यह जो वीडियो है छात्राओं के लिए सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं बाल वैज्ञानिक हैं, उन्हें अपने मॉडल को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि सिंपल चार्ट में, जिसकी मतलब लागत भी कम है, बजट भी कम है, उसमें वे अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। तो हर वर्ग के, हर क्षेत्र के बच्चे जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जैसा कि आपको इसमें जानकारी मिली ही होगी कि ऐसे बच्चों के लिए जो है गवर्नमेंट फंडिंग भी करती है। तो मैं अपने सहयोगियों के साथ अलग अलग विषय वस्तु पर आपसे मिलते रहूँगी 90.FM पर। तब तक के लिए नमस्कार। आओ हम सब थामे हाथ, गाँव शहर के करेंगे बात, खेतों और खलियानों से जुड़कर करेंगे जनगण मन की बात। 90.0 FM रेडियो कर्मवीर सुन रहे हैं आप, रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात, रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ, रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात।